नमस्कार। अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा और चलिए इस वक्त उत्तराखंड की खबरों पर हम नजर डालेंगे। बता दें आपको कि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से राजभवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिष्टाचार भेंट किया है। इस मुलाकात में प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया है। इस दौरान राज्यपाल को मुख्यमंत्री ने केदारनाथ पैदल मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के बाद प्रशासन द्वारा किए जा रहे राहत और बचाव कार्यों की प्रगति के बारे में भी जानकारी दी है। इस दौरान राज्यपाल को मुख्यमंत्री ने हाल ही में संपन्न हुई कांवड़ यात्रा और प्रदेश में मानसून की स्थिति से भी अवगत कराया है। इस अवसर पर राज्यपाल ने केदारनाथ में चल रहे राहत और बचाव कार्यों हेतु स्वयं मौके पर पहुंचकर नेतृत्व करने के लिए भी मुख्यमंत्री की प्रशंसा की है। तो देहरादून उत्तराखंड से ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां की राज्यपाल ने सीएम धामी से शिष्टाचार भेंट की है। प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया है। सीएम ने संपन्न कांवड़ यात्रा के बारे में राज्यपाल को जानकारी भी दी है। तो बता दें आपको कि उत्तराखंड के देहरादून से ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां की प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। सीएम ने कांवड़ यात्रा संपन्न होने के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। और बता दें आपको कि इस बारे में राज्यपाल को जानकारी दी गई है और प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया है। बता दें कि राज्यपाल ने सीएम धामी से शिष्टाचार भेंट की है और इस दौरान इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की गई है। प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया है। इसके साथ ही सीएम ने कांवड़ यात्रा के बारे में भी राज्यपाल को बताया है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं उत्तराखंड देहरादून से ये खबर, जहां की राज्यपाल ने सीएम धामी से शिष्टाचार मुलाकात की है, भेंट की है और इस दौरान प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर उन दोनों के बीच बातचीत की गई है। बता दें विभिन्न मुद्दों को लेते हुए कई विचार विमर्श किए गए हैं। तो लगातार हम आपको देहरादून से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां की राज्यपाल ने सीएम धामी से शिष्टाचार भेंट की है। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में जनरल आनंदिया सेनगुप्ता GOC/NC सेंट्रल कमांड ने भी भेंट किया है और उन्होंने राज्य से संबंधित सेना से जुड़े विभिन्न विषयों पर मुख्यमंत्री से चर्चा भी की है। तो बता दें आपको कि सेंट्रल कमांड ने सीएम धामी से मुलाकात की है। ले जनरल आनंदिया सेनगुप्ता GOC इन लोगों ने भी मुलाकात की है। बता दें सीएम से मिले हैं इन लोग और सेना से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया गया है। तो बता दें सेंट्रल कमांड ने सीएम धामी से मुलाकात की है, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया गया है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कई विषयों पर, सेना से जुड़े कई मुद्दों पर, कई विषय पर चर्चा की गई है। तो सेंट्रल कमांड ने सीएम धामी से मुलाकात की है। बता दें आपको सीएम धामी से मुलाकात हुई है और सेना के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में जनरल आनंदिया सेनगुप्ता और GOC/NC सेंट्रल कमांडेंट ने भेंट की है। उन्होंने राज्य से संबंधित सेना से जुड़े विभिन्न विषयों पर मुख्यमंत्री से चर्चा की है। तो बता दें सेना से जुड़े तमाम मुद्दे, तमाम बातों को लेकर विचार विमर्श किया गया है और मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात करके ये तमाम मुद्दे रखे गए हैं और उससे बातचीत की गई है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद परिसंपत्तियों के बंटवारे से संबंधित बातों को लेकर वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने पुनर्गठन विभाग के विधानसभा भवन में समीक्षा बैठक की है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि कुछ परिसंपत्तियों जिनमें वन विकास निगम के 99 करोड़ उत्तर प्रदेश की ओर से दिए जाने थे, उसमें 2017 तक ब्याज लगाकर 563 करोड़ ही चुकाए गए हैं और जो राज्य को मिलना है
क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस संपत्ति पर इनकम टैक्स कटौती की जा चुकी है। तो इससे ये स्पष्ट हो सकता है कि वो पैसा हमारे राज्य का है जो हमें मिलना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके निस्तारण के लिए हर स्तर पर जो भी संभव कदम हो वो उठाए जाने चाहिए। तो बता दें आपको कि वित्त मंत्री, राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने ये बयान दिया है। उन्होंने ये बातें कही है। वित्त मंत्री ने विधानसभा भवन में समीक्षा बैठक की है। वहीं परिसंपत्तियों के बंटवारे पर पुनर्गठन की बैठक हुई है और निस्तारण पर हर संभव कदम उठाए जाने और हर प्रयास करने के आदेश भी दिए गए हैं। देखिए, आप जानते हैं कि जैसे उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ और उत्तर प्रदेश, चूँकि आप जानते हैं कि हम पहले उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे और उनसे अलग होने के बाद कुछ संपत्तियों का बंटवारा हमारे माननीय धामी जी और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी साहब के बीच में जो बातचीत का सिलसिला जारी हुआ, उसमें बहुत से मुद्दे तय हुए, लेकिन अभी कुछ मुद्दे तय होने बाकी हैं, जिसको लेके मैंने आज अधिकारियों से बैठक ली है और उनसे कहा है कि हम जो हमारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका निस्तारण होना बाकी है, तो उस पर हम लोग आगे कदम बढ़ाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर जैसे वन निगम है और वन निगम को 99 करोड़ रुपया मिलना था और ये 2017 तक जब हमारी बैठक हुई 99 करोड़ रुपए जब मिलना था, तो हमने उसके अगेंस्ट जो हमारा ब्याज बनता है उसको जोड़ते हुए हमें 464 करोड़ रुपए और मिलना था, यानी कि हमें मिलना था 563 करोड़। अब ये हमारी तरफ से इसकी कार्रवाई हो, आगे हम लोग बढ़ें, कॉरेस्पॉन्डेंस करें, अधिकारियों के साथ चर्चा वार्ता करें कि वो पैसा हमें कैसे उत्तर प्रदेश से मिले। क्योंकि उसके बाद ये तो मैंने 2017 की बात बताई और 2024 तक की भी बात करें तो उसमें थोड़ा और ब्याज बढ़ेगा, तो ये जो राशि है ये बढ़ सकती है। तो मैंने वन निगम के जो अधिकारी हैं उनसे कहा है कि इसके लिए तुरंत वो पत्राचार करें। हालांकि उन्होंने बीच में ही पत्राचार किया है, लेकिन और उच्च स्तर पे हम लोग उत्तर प्रदेश से हम बातचीत करें। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर रुद्रप्रयाग से आ रही है। बता दें कि रुद्रप्रयाग के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने सभी जन को अवगत कराया है। उन्होंने बताया है कि सोनप्रयाग मंदाकिनी नदी पर आर्मी द्वारा केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग में फंसे तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए जो पैदल पुल तैयार किया गया था, वो पुल कल रात को लगातार भारी बारिश होने से नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण पैदल पुल बह गया है। तो आपको बता दें, ये बड़ी खबर आ रही है रुद्रप्रयाग से, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से ये खबर है, जहां की तीर्थयात्री जो फंसे हैं, जो पैदल तीर्थयात्री वहां पर फंसे हैं, उन्हें निकालने के लिए एक पैदल पुल का निर्माण किया जा रहा था और भारी बारिश के कारण कल रात वो पुल बह गई है। आर्मी ने केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग से एक पुल बनाया था लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। लोगों को इसी क्रम में भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ने से ये पुल बह गया है। तो बता दें, इसके कारण केदारनाथ यात्रियों को परेशानी भी हो रही है। तो ये खबर रुद्रप्रयाग से आप तक, जहां की तीर्थयात्री जो केदारनाथ तीर्थयात्री जो फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए पैदल पुल का निर्माण किया जा रहा था टीम के द्वारा, लेकिन अब वो पुल कल रात को भारी बारिश होने के कारण, नदियां उफान पर होने के कारण वो पुल बह गई है। तो बता दें आपको कि रुद्रप्रयाग से खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लगातार भारी बारिश के कारण नए पुल का जो निर्माण किया जा रहा था वो बह गया है। रुद्रप्रयाग के जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने ये जानकारी दी है। नंदन सिंह रजवार ने सभी जन को ये बात की जानकारी दी है कि उन्होंने बताया है कि सोनप्रयाग मंदाकिनी नदी पर आर्मी द्वारा केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग में जो लोग फंसे हैं वो तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए जो पैदल पुल का निर्माण किया जा रहा था, वो पुल कल रात को लगातार भारी बारिश होने के कारण नदी का जलस्तर बढ़ा और जलस्तर बढ़ने के बाद पैदल पुल बह गया।
तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आर्मी के द्वारा ये पैदल पुल का निर्माण किया जा रहा था और कल रात भारी बारिश होने के कारण और मंदाकिनी नदी के उफान पर आने के कारण ये पुल बह गया और फिर से ये संपर्क जो है टूट गया है। लगातार आपको बता दें केदार घाटी में फंसे लोगों को बचाने, उन लोगों के रेस्क्यू का जो उपाय है वो ढूंढा जा रहा है और इसी के मद्देनजर ये जो पुल है उसका निर्माण किया जा रहा था। आर्मी ने ये पुल का निर्माण किया, लेकिन कह सकते हैं मौसम के कारण ये जो कोशिश है ये नाकामयाब रह गई। तो बता दें आपको कि तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए इस पुल का निर्माण हो रहा था, लेकिन अब ये पुल नदी में बह गई है। बता दें लगातार बारिश होने के कारण नदी का जलस्तर बढ़ा और जलस्तर बढ़ने के कारण नदियां जो हैं वो उफान पर आई और ये पुल बह गया। तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां की केदारनाथ यात्रा में तीर्थयात्री फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने के लिए ये पैदल पुल का निर्माण किया जा रहा था। आर्मी ने केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग में ये पुल बनाया था। भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ा और जलस्तर बढ़ने के बाद ये पुल बह गया। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और उत्तरकाशी से खबर, जहां की गंगोत्री धाम में दीर्घकालीन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं के विकास और बाढ़ सुरक्षा के लिए नदी तटों पर मजबूत और आधुनिक तकनीक से युक्त सुरक्षा ढांचे का निर्माण की योजनाएं बनाने के लिए प्रशासन के स्तर से तेजी से कार्रवाई की जा रही है। वहीं तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण गंगोत्री धाम के विस्तार और स्तरीय सुविधाओं के विकास के लिए प्रशासन के स्तर से इन दिनों अनेक योजनाओं का खाका तैयार किया जा रहा है। इसी के सिलसिले में जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने गंगोत्री धाम का भ्रमण कर इन तमाम कार्यों के लिए प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण किया और प्रस्तावित परियोजनाओं के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ गंगोत्री मंदिर समिति के पदाधिकारियों, तीर्थ पुरोहितों और अन्य हितधारकों से विचार विमर्श किया है। उन्होंने इस संबंध में सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए कहा है कि गंगोत्री धाम के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करवाया जा रहा है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि धाम के विकास से जुड़ी दीर्घकालीन महत्व की इन परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार कर शासन की स्वीकृति के लिए भेजे जाएंगे। इस दौरान जिलाधिकारी ने बाढ़ सुरक्षा के लिए भी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान उप निदेशक गंगोत्री नेशनल पार्क RN पांडे और उप जिलाधिकारी ब्रजेश कुमार तिवारी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। तो उत्तरकाशी से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां उत्तरकाशी में सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त है। जिलाधिकारी ने गंगोत्री धाम का भ्रमण किया है और पदाधिकारियों से विचार विमर्श भी किया है। इसी के साथ सुनियोजित विकास का मास्टर प्लान भी तैयार किया गया है। तो बता दें आपको कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी से खबर, जहां की पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया है। सुनियोजित विकास का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसी के साथ गंगोत्री धाम का भ्रमण भी किया है जिलाधिकारी ने। उत्तरकाशी में सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रही है। तो ये तमाम अपडेट उत्तरकाशी से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां इस दौरान जिलाधिकारी ने बाढ़ सुरक्षा के लिए भी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान उप निदेशक गंगोत्री नेशनल पार्क RN पांडे, उप जिलाधिकारी ब्रजेश कुमार तिवारी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। तो उत्तरकाशी से खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां की सुनियोजित विकास का मास्टर प्लान तैयार किया गया है और इस दौरान कई अधिकारी मौजूद रहे हैं। उप जिलाधिकारी ब्रजेश कुमार तिवारी के साथ कई अन्य अधिकारी भी इसमें मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने गंगोत्री धाम का भ्रमण किया है, पदाधिकारियों से मुलाकात की है, विचार विमर्श किया है, तमाम मुद्दों पर सुनियोजित विकास का मास्टर प्लान भी तैयार किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर लाल कुआं से आ रही है। बता दें कि लाल कुआं तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी डिवीजन की रंसाली रेंज में वन अफसरों की कोताही के कारण
धड़ल्ले से हरे भरे बेशकीमती सागौन के पेड़ों की धुआंधार कटाई चल रही है। जी हां, बता दें कि बेखबर वन महकमा वन माफियाओं पर शिकंजा कसने में नाकाम साबित हो रहा है। बड़ी खबर बता दें आपको, जिसके चलते वन माफिया बेखौफ होकर सागौन के पेड़ों को काटने में लगे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वन महकमा खैर तस्करों पर आदेश के बाद भी कार्रवाई के नाम पर चुप्पी साधी हुई है। वहीं अधिकारियों की कार्रवाई महज कागजों तक ही सीमित रह गई है, जबकि जंगलों में पेड़ों के टहनी के अंबार लगे हुए हैं। इधर बीते दिनों रनसाली रेंज में हुई खैर के पेड़ों की अवैध कटाई और उनकी तस्करी के मामले में सूबे के प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन भी मौन नजर आए हैं। उन्होंने रनसाली रेंज में खैर के पेड़ों की हुई धुआंधार कटाई पर मीडिया कर्मी से बातचीत की। मीडिया कर्मी द्वारा पूछे गए अब तक की कार्रवाई के सवाल पर वो चुप्पी साधे रहे और कैमरा देखकर गाड़ी में बैठकर तुरंत भागते नजर आए। जबकि उनके द्वारा सूबे में पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण पर जोर दिया जा रहा है। वहीं प्रमुख वन संरक्षण की इस चुप्पी से साफ हो गया है कि वन मुखिया भी वनों में हो रही लकड़ी की तस्करी को रोकने के लिए बिल्कुल गंभीर नहीं है, जिसके चलते माफियाओं का मनोबल सातवें आसमान पर है और पेड़ों की अवैध कटाई लगातार जारी है। फिलहाल यहां मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो बता दें आपको कि देहरादून लाल कुआं से ये खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां की धुआंधार यहां पर लाल कुआं में धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई की जा रही है। वन माफिया बेखौफ हो चुके हैं, बेखौफ होकर काट रहे हैं पेड़ और वन माफियाओं पर शिकंजा कसने में जो प्रशासन है वो नाकाम साबित हो रहा है। बता दें, यहां पर प्रशासन के आदेश के बाद भी वन माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बड़ा सवाल उठ रहा है प्रशासन पर कि आखिर इस तरह के माफियाओं पर कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं देहरादून लाल कुआं से ये खबर, जहां की वन माफियाओं पर शिकंजा कसने में प्रशासन नाकामयाब हुई है। प्रशासन के आदेश के बाद भी ये जो कटाई का कार्य है वो जंगल में लगातार चल रहा है। लाल कुआं में धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई की जा रही है। जो ये वन तस्करी का काम चल रहा है और 16 तारीख से जब इनका खुलासा होना चालू हुआ तो इन लोगों ने हमारे वन गुजरों को प्रताड़ित करने का काम किया और इसी बीच इन्होंने एक बाइक उठाकर हमारी आवाज़ दबाने के लिए कहा कि ऐसा तुम्हारी बाइक सीज कर दी जाएगी, आप जो है वन तस्करी की बात करोगे या कहीं शिकायत करते हो तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और लगातार हम लोग प्रयासित हैं, हम सब जगह पहुँचे हैं, माननीय विधायक जी के पास भी अपनी शिकायत लेकर पहुँचे हैं और माने हमारे जो वन संरक्षक महोदय वहाँ भी हम लोग गए थे, लेकिन वो इस समय बाहर थे। अपना शिकायत पत्र वहाँ भी देकर आए और जब हमारे प्रिय मीडिया जो ईटीवी वाले लोगों को पता चला तो हमारी दूरभाष से वार्ता हुई तो यहाँ की चर्चा सुनी तो हम लोगों ने कहा आप भी हमारे बीच आइए, कम से कम पर्दाफाश तो होता है कि हम सही हैं या वन विभाग सही है। और मौके से जब हमारे साथ वन गुजरों के अनुरोध पर हमारे जो मीडिया लोग हैं सभी लोग आए और मौके की घटना का जब इन्होंने जायज़ा किया, मौके से खूंट देखे और जेसीबी के द्वारा जो पेड़ गिराए गए हैं वो सारे निशान इन्होंने चेक किए। इसी बीच वन विभाग के लोग आ जाते हैं और कहते हैं आप लोग चोर हो, आप लोग तस्करी, आप लोग जंगल में घुस गए हो, ऐसा ये काम तो हमारा चलता रहेगा, आप हमारी आवाज़ को दबा नहीं सकते हो। और हम हमारे जो मीडिया के लोग आए हैं इन लोगों के साथ भी बहुत बड़ी बदतमीज़ी से पेश आए और हम लोगों को धमकाने का काम कर रहे थे। फिर हमारे घरों में घुसे और यहाँ पर आकर कहने लगे कि ऐसा है कि तुम तस्करी की बात अगर करोगे तो तुम्हारे झाले भी गिराए जाएंगे, तुम लोग झाले बना। ये चला है कि जो लकड़ी वहाँ पर एकत्र है जो ट्रॉली से इन्होंने गिराई थी उसमें निकट जो है 15-16 पेड़ जो है उस खैर के हैं, बाकी रौनी के पेड़ हैं, कुछ खड़े पेड़ गिराए हैं और इनको छिपाने के लिए कुछ वनकर्मी जंगल में छिपे थे और जेसीबी लेकर आए थे। जब मीडिया के लोग आए इनकी आवाज़ सुनते ही, इनका पता चलते ही जेसीबी को लेकर फरार हो गए।
तो बेशकीमती पेड़ की कटाई की जो प्रक्रिया है वो लगातार लाल कुआं के जंगलों में जारी है और प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ये बड़ा सवाल है। चलिए अब इसके साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर टिहरी से आपको बताते हैं, जहां की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व और निर्देशन में केदार घाटी में अतिवृष्टि के चलते मार्ग अवरुद्ध होने से विभिन्न स्थानों पर रुके यात्रियों का रेस्क्यू अभियान मंगलवार को पूरा हो गया है। 31 जुलाई को केदार घाटी में अतिवृष्टि के चलते केदारनाथ पैदल मार्ग में अलग अलग स्थानों पर फंसे यात्रियों को सकुशल रेस्क्यू करने के लिए मुख्यमंत्री ने स्वयं रेस्क्यू अभियान की सतत निगरानी की है। मुख्यमंत्री ने प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने और लोगों का रेस्क्यू करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तो आपको लगातार बता दें कि केदार घाटी में यात्रियों का रेस्क्यू लगातार जारी है और रेस्क्यू जो है वो पूरा कर दिया गया है। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। सीएम धामी ने रेस्क्यू की स्वयं निगरानी भी की है। तो बता दें आपको कि केदार घाटी से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां की मुख्यमंत्री ने स्वयं रेस्क्यू अभियान की निगरानी की है। इसी के साथ अलग अलग स्थानों पर फंसे यात्रियों को सकुशल रेस्क्यू किया गया है। बता दें अतिवृष्टि के चलते केदारनाथ पैदल मार्ग में अलग अलग स्थानों पर लोग फंस गए थे, यात्री फंस गए थे। 31 जुलाई को केदार घाटी में अतिवृष्टि के चलते केदारनाथ पैदल मार्ग में अलग अलग स्थानों पर लोग फंसे थे, जिन्हें रेस्क्यू किया गया है। लगातार सीएम धामी ने खुद इस रेस्क्यू पर निगरानी की है। केदार घाटी में अतिवृष्टि के चलते मार्ग अवरुद्ध होने से विभिन्न स्थानों पर यात्री रुक गए और उनका रेस्क्यू अभियान मंगलवार को पूरा किया गया है। जब ये 31 तारीख को लिंचोली, भीमबली और गौरीकुंड सोनप्रयाग में ये आपदा आई, तो उसके तुरंत बाद हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री धामी जी ने जो श्री केदारनाथ धाम का हवाई दौरा किया और अपना सोनप्रयाग, लिंचोली वगैरह दौरा किया, उस पर बहुत ही तत्परता से ऐसा रेस्क्यू शायद से पहली बार हुआ है और उनका पूरा रेस्क्यू सफल रहा। और आज सीएम साहब का सोनप्रयाग फिर दौरा था, तो सीएम साहब ने आश्वासन दिया जल्द 10 से 15 दिन में वो पैदल रास्ता भी खोलेंगे और यात्रा फिर सुचारू होगी और हेलीकॉप्टर के द्वारा फिर यात्रा शुरू हो जाएगी। कल से उन्होंने आश्वासन दिया है कि हेलीकॉप्टर द्वारा यात्री अभी दर्शन के लिए जा पाएंगे और उनको किराए में 25% की छूट भी होगी। लेकिन इस समय जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्परता से जो काम दिखाया, प्रशासन, शासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने जो काम दिखाया, वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग भी रखी है, जिन लोगों का नुकसान हुआ है तो उनको मुआवजे की भी जल्द आप घोषणा की दीजिएगा। यहाँ पर केदार घाटी से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 31 जुलाई को केदार घाटी में अतिवृष्टि के चलते केदारनाथ पैदल मार्ग में अलग अलग स्थानों पर फंसे यात्रियों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया है और मुख्यमंत्री ने स्वयं रेस्क्यू अभियान की सतत निगरानी की है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने और लोगों का रेस्क्यू करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तो केदार घाटी से ये खबर आप तक, जहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार लोगों के रेस्क्यू में लगी हुई थी और आज आखिरकार ये रेस्क्यू पूरा हो गया है। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। यात्रियों को सुरक्षित अलग अलग जगहों पर जो फंसे थे उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। तो चलिए इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार जुड़ चुके हैं। कृष्णा जी, जानना चाहेंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन कई दिनों से चल रहा था, केदार घाटी में कई लोग फंसे थे, अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन बताया जा रहा है कि पूरा हो चुका है, लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। क्या आंकड़े बताए जा रहे हैं, कितने लोग फंसे थे और कितने को रेस्क्यू कर लिया गया अब तक? बिल्कुल नियमित, देखिए केदार घाटी में लगभग 15,000 से ज्यादा लोग फंसे हुए थे, जिनका सकुशल कल 5वें दिन शाम को जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है। 15,000 से अधिक लोगों जो काफी दिनों से एक तरीके से फंसे हुए थे, उनका समय समय पर रेस्क्यू किया जा रहा था। एसडीआरएफ द्वारा मैनुअल भी रेस्क्यू किया गया है उनका और हेली के द्वारा भी रेस्क्यू उनका किया गया है। तो लगभग 5,000 से अधिक यात्रियों को जो है वो हेली के माध्यम से, चिनूक के माध्यम से और MI-17 के माध्यम से जो है वो रेस्क्यू किया गया है और 10,000 के करीब लोगों का जो है वो मैन्युअली
रेस्क्यू किया गया है। क्योंकि कल शाम में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रुद्रप्रयाग दौरे पर थे, उन्होंने वहां का निरीक्षण किया है, जिसके बाद अधिकारियों को उन्होंने आदेश दिए कि जो भी संपर्क मार्ग कटे हुए हैं, टूटे हुए हैं, उनको दोबारा से सही करके जो है वो यात्रा पैदल मार्ग के लिए शुरू कर दी जाए। क्योंकि कल रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया था, तो आज से हेली के माध्यम से जो है वो उत्तराखंड सरकार ने केदारनाथ यात्रा जो है वो शुरू कर दी है। टिकट पर जो है वो 25% की छूट भी सभी लोगों के लिए रखी है। अगर किसी को ज्यादा ही दिक्कत होती है तो उन सभी के लिए जो है सरकार ने यात्रियों को सौगात भी दी है। हेली टिकट पर 25% की छूट रखकर आज से चारधाम यात्रा भी शुरू हो चुकी है। और संपर्क मार्ग की अगर हम बात करते हैं, पैदल पड़ाव की, जहां यात्रा का पैदल पड़ाव पड़ता है, उसमें लगभग 29 रास्ते जो है वो बंद पड़े हुए हैं, जिनमें भी विभागों द्वारा जो है वो दोबारा उनको शुरू करने के लिए, सही करने के लिए जो है वो कार्य एक तरीके से शुरू कर दिया गया है। 10 दिनों के भीतर ही पैदल यात्रा दोबारा शुरू हो जाएगी, ऐसा आपका सचिव ने कहा है, विनोद कुमार सुमन ने। और साथ ही उन्होंने बताया है कि जब मौसम का एक तरीके से अलर्ट जारी हुआ था, तो सभी यात्रियों को जो है वो सुरक्षित स्थान पर शासन प्रशासन ने पहले ही रोक दिया था, उनको अलर्ट करते हुए सुरक्षित स्थान पर रोक दिया था, जिस वजह से कोई बड़ी जनहानि नहीं देखने को मिली है। क्योंकि हजारों की संख्या में उन्होंने बताया कि यात्री एक तरीके से पैदल पड़ाव के अलग अलग जगह पे, चाहे हम सोनप्रयाग की बात करें, गौरीकुंड की बात करें, गुप्तकाशी की बात करें, ऐसे स्थानों से उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया, क्योंकि मौसम का रेड अलर्ट जारी हो रखा था। अब यही है कि उत्तराखंड में जिस तरीके से लगातार मौसम की एडवाइजरी लगातार जारी होती जा रही है, तो आज भी उत्तराखंड के 6 जिलों में येलो अलर्ट शासन प्रशासन द्वारा जारी किया गया है। देहरादून समेत तमाम पहाड़ी जिले ऐसे हैं जहाँ पे भारी बारिश की संभावना उन्होंने आज जताई है। बिल्कुल कृष्णा जी, लेकिन सवाल ये भी है कि ये जो चारधाम यात्रा है, केदारनाथ यात्रा, अब कुछ दिन के लिए अवरुद्ध हो गया, अब ये सुचारू रूप से फिर कब से शुरू हो रहा है और सुरक्षित कदम क्या उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जब हम सोनप्रयाग के बाद से जब पैदल पड़ाव की यात्रा शुरू होती है गौरीकुंड के बाद, तो वहां पे देखिए 29 जगहों पर रास्ते जो है वो जगह जगह पर टूटे हुए हैं, संपर्क मार्ग टूटा हुआ है। सबसे बड़ा जो पैच है वो सोनप्रयाग के बाद लगभग 150 मीटर रोड का हिस्सा जो है वो नदी में समा गया था। उस पर एक वैली ब्रिज भी जो है वो सेना के जवानों ने बनाया था मोर्चा संभालते हुए, जिसके माध्यम से रेस्क्यू वहां से किया गया था। कई हजार लोगों को निकाला गया, लेकिन कल भारी बारिश के चलते वह पुल भी जो है नदी में समा गया, जिसके बाद से सरकार ने कल दिन में ही फैसला लिया था कि आज से जो है वो हेली सेवा के माध्यम से यात्रा उन्होंने शुरू कर दी है। बल्कि अगर हम बात करते हैं अगर पैदल यात्रा की, क्योंकि अधिकतर यात्री जो है वो पैदल या घोड़े खच्चर के माध्यम से ही जाते हैं। शासन प्रशासन द्वारा 10 दिनों के भीतर ही वो रोड दोबारा सुचारू करके पैदल पड़ाव से भी यात्रा जो है वो शुरू कर दी जाएगी। ठीक है कृष्णा जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, हम आपको लगातार बता रहे थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा कर लिया गया है। केदारनाथ घाटी से लोगों को सफलतापूर्वक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। चलिए, फिलहाल अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।